हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझे नादा। जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है, बाहर उतना तूफान बाकी है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, कल की क्लास में हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी और आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के एक एक शासक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का जो हमारा चैलेंज क्वेश्चन था वह यह था कि मेवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है, जिसका जवाब होगा महाराणा कुंभा के पुत्र उदा को, क्योंकि उसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या की थी, इसलिए उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। और इसका जवाब सबसे पहले अर्पित स्टडी पॉइंट यूट्यूब के संचालक नरेश शर्मा सर ने दिया था, जो बधाई के पात्र हैं। अगर आप भी हिंदी से संबंधित लेक्चर्स को सुनना चाहे तो अर्पित स्टडी पॉइंट को सर्च करके उनके लेक्चर्स सुन सकते हैं। इसके बाद जवाब देने वाले विद्यार्थियों में सिमरन यादव, बंटी यादव, रोहित यादव, विजय यादव गुहाला से, चारों के चारों विद्यार्थी गुहाला से है। उसके बाद अंकित मेचू पोषण से, पूनम कुमारी बामलास से, भूपेंद्र सिंह पोंख से, राहुल सिंह जयपुर से और नरेंद्र सिंह मोतीपुरा नागौर से। आप सभी विद्यार्थी बधाई के पात्र हैं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करें। अधिक समय न लेते हुए दोस्तों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कल की क्लास में हमने मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ा था कि मारवाड़ किसे कहते हैं, मारवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। देखो, मारवाड़ जोधपुर संभाग को कहते हैं, जिसे प्राचीन काल में मरु प्रदेश के नाम से, मरुवार प्रदेश के नाम से, धनुआ प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज हमें उसे जोधाना और जोधपुर कहते हैं। देखो, जोधपुर जो संभाग है उसमें जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और पाली के जिले आते हैं, लेकिन पहले बीकानेर और नागौर के जिले भी इसमें ही आते थे। राजस्थान में आने वाली अंतिम जो राजपूत जाति है वह भी राठौड़ी ही थी, जिनका संबंध कुछ इतिहासकारों के अनुसार कन्नौज से बताया गया है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ जो शब्द है राष्ट्रकूट, जो संस्कृत भाषा का शब्द था, उसका अपभ्रंश रूप है। और राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक वंश था जिसने पाल वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष किया और गुर्जर प्रतिहारों को हराकर राजपूताना में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। वहीं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों का वंशज बताया गया। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर उन्हें सूर्यवंशी बताया। स्वयं राठौड़ भी अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। राव रत्नाकर व भाटो ने राठौड़ों को ऋषि हिरण्यकश्यप की संतान बताया। वही ताम्रपत्र और शिलालेखों में राठौड़ों को चंद्रवंशी बताया गया है। अब राठौड़ों की
नींव किसने रखी, यानी राठौड़ सत्ता की स्थापना किसने की, पहला शासक कौन था और उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कौन कौन सी थी, राठौड़ों की सत्ता स्थापित करने वाला शासक कहां से आया था, ये सभी आपको मैं डिटेल में जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आपको दोस्तों यह क्लास पसंद आए तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ों का कुछ इतिहासकारों ने संबंध कन्नौज से बताया है। आपको हमारे राजस्थान की आकृति के बारे में सभी को पता है कि हमारा राजस्थान कैसा है, ऐसा ही होगा। यहां पे एक त्रिभुज की आकृति का जिला है जिसका नाम है अजमेर, और यहां पर एक शासक हुआ है जिसका नाम है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। और यहां पर एक राज्य है जिसका नाम है यूपी, और यूपी में एक राज्य हुआ है जिसका नाम है कन्नौज, और यहां का एक शासक था जिसका नाम था जयचंदी गहड़वाल, जयचंदी गहड़वाल। देखो, कुछ किताबें तो ये कहती है कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला व्यक्ति राव सिंह था, और राव सिंह का संबंध कन्नौज से बताया गया है। कुछ किताबों के अनुसार तो ये कहा गया है कि राव सिंह जयचंद गहड़वाल का पुत्र था, और कुछ किताबें ये कहती है कि राव सिंह जयचंद गहड़वाल का भतीजा था। लेकिन अधिकांश किताबों में राव सिंह को जयचंद गहड़वाल जो कन्नौज का शासक है उसका पुत्र बताया गया है, इन पोता बताया गया है। तो इसने मारवाड़ में राठौड़ सत्ता की स्थापना कैसे की, इसकी जानकारी आपको पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता, बहुत ही सुंदर थी। इधर अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान, और यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था दिल्ली। संयोग से इन दोनों ही व्यक्तियों का, चाहे हम पृथ्वीराज चौहान की बात कर लें चाहे हम संयोगिता की बात कर लें, इन दोनों का ननियाल कहां था, दिल्ली था, जहां पर एक बगीचे में इन दोनों की क्या होती है, मुलाकात होती है। और दोनों की मुलाकात होने के बाद इनके मध्य प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है। दोनों एक दूसरे को पति पत्नी मान बैठते हैं और पर्चियों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है, रोज मिलन शुरू होता है। तब जयचंद गढ़वाल को इस बात का पता चलता है। तो जयचंद गढ़वाल कहां जाता है, दिल्ली जाता है, और वहां से संयोगिता को लेकर वापस कहां जाता है, कन्नौज आ जाता है। इससे पृथ्वीराज चौहान है वह उदास हो जाता है, और उसके मन की भावनाएं कहती है कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, मैं बच भी जाता लेकिन एक रोज तो मरने वाला ही था, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए, वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला ही था। और पृथ्वीराज भी उदास मन से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ जयचंद गढ़वाल क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए संयोगिता का एक क्या रचाता है, स्वयंवर रचाता है। स्वयंवर का अर्थ क्या होता है, अपना दूल्हा खुद चुनना। तो यहां संयोगिता ने क्या किया था, यहां भी उसने अपना दूल्हा खुद ही चुना था, यहां थोड़ी ना पिता या दादा ने चुना था। तो स्वयंवर के आयोजन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये शत्रुता के मुख्य कारण बनते हैं। तो संयोगिता का क्या रचता है, स्वयंवर रचता है, और संयोगिता को एक माला दे दी जाती है और कहा जाता है कि तुम्हें जो भी राजा पसंद आए उसके गले में माला डाल दो। लेकिन इस स्वयंवर में एक व्यक्ति को नहीं बुलाया गया। वो व्यक्ति कौन था, पृथ्वीराज चौहान। किसको नहीं बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। तब संयोगिता सभी राजाओं के सामने जाती है, लेकिन किसी के गले में माला नहीं डालती है। इतना ही नहीं, जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसकी लोहे की एक मूर्ति बनवाता है,
और उस स्थान पर उस मूर्ति को लगा देता है जिस स्थान पर द्वारपाल चप्पल जूते खोलते हैं। अचानक जब संयोगिता की उस मूर्ति पर नजर पड़ती है तो संयोगिता वहां से दौड़ती है और मूर्ति के गले में माला डाल देती है। किसकी मूर्ति के गले में? पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के गले में माला डाल देती है और कहती है कि सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। यानी ये कहती है कि हे स्वामी मैंने तो आपको चुन लिया है, अब आपकी बारी है। तब सारे राजा जयचंद गढ़वाल को धिक्कार कर चले जाते हैं और जयचंद गढ़वाल क्या करता है, संयोगिता को एक कमरे में बंद कर देता है। इस बात का पता किसको चलता है? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, कुछ सैनिक लेकर कहां जाता है? कन्नौज जाता है और वहां से संयोगिता को उठाता है और कहां ले आता है? अजमेर ले आता है और अजमेर लाकर उसके साथ एक विवाह कर लेता है, जो कौन सा विवाह कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। इसको गंधर्व विवाह भी कह सकते हो आप और राक्षस विवाह भी कह सकते हो। कौन सा विवाह कह सकते हो? गंधर्व विवाह या राक्षस विवाह। यानी पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को कहां से ले आता है? कन्नौज से ले आता है। मैं तुझको उठा लाया तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। जालिम है सितमगर है वो बनने नहीं देगा तुझको मेरी दुल्हन। जाऊंगा तुझे शहर से दूर लेके तेरे बाप के घर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। यानी पृथ्वीराज उसको कहां ले आया? अजमेर ले आया और उसके साथ विवाह कर लिया, जो कौन सा विवाह कहलाया? गंधर्व विवाह कहलाया, जिसे राक्षस विवाह भी कहते हैं। अब जयचंद गढ़वाल क्या करता है, गजनी का एक शासक है जिसका नाम है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, जिसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो गजनी का जो शासक है मोहम्मद गोरी, उसको जयचंद गढ़वाल आमंत्रित करता है। कहां? पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए। तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य दो युद्ध होते हैं। एक तो युद्ध होता है 1191 में और एक होता है 1192 में। ये दोनों युद्ध तराइन के युद्ध कहलाते हैं। एक तराइन का प्रथम युद्ध कहलाता है और एक तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। 1191 का युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 का युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय होती है और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तब ये कहा जाता है कि जब द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, तब कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने अपने राज्य में दिवाली मनाई थी, दिए जलाए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसी फसल बोओगे वैसी ही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। यही मोहम्मद गोरी क्या करता है 1194 ईस्वी में, कभी 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देता है और ये कन्नौज के शासक व मोहम्मद गोरी के मध्य 1194 ईस्वी में एक युद्ध होता है, जिसे कौन सा युद्ध कहते हैं? चंदावर का युद्ध कहते हैं। कन्नौज में होता है। तो चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के मध्य, जिसमें मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल को हरा देता है और कत्ले आम का आदेश देता है। तब ये कहा जाता है कि जो ये राव सिंह है वह उस समय बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। इसलिए वह कत्ले आम के डर से यहां से भाग जाता है और राजस्थान में यहां आकर ही, मैं आपको केवल उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, पाली में पहुंच जाता है और पाली में आकर राठौड़ सत्ता की स्थापना कर देता है। यानी उसी को अपनी क्या बना लेता है? कर्म स्थली बना लेता है। कौन? राव सिया। किसके डर से आया? मोहम्मद गोरी के द्वारा दिए गए कत्ले आम के आदेश से आया और भटकता हुआ पाली पहुंचा और पाली को अपना केंद्र बना लिया। लगभग 1212 ईस्वी की बात है और वहीं पर अपनी क्या स्थापित कर ली? सत्ता स्थापित कर ली। अर्थात मारवाड़ के राठौड़ों की सत्ता किसने स्थापित की? राव सिंह ने स्थापित की, जिसका संबंध किससे है? कन्नौज से है। किससे? कन्नौज से। इसी मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत या राजपूताना किसके साथ आए? मोहम्मद गोरी के साथ आए।
उस समय अजमेर का शासक कौन था, यानी हिंदू शासक कौन था राजपूताना में? पृथ्वीराज चौहान। यही पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट भी है। अजमेर में 1 रजब से लेकर 6 रजब तक के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है, यानी मेला लगता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है वह फारस में संजरी नामक गांव में हुआ था। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी? मारवाड़ के राठौड़ों की। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे सामान्य जानकारी का तो ले सकते हैं। अब मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे पहले शासक कौन आता है? राव सिंहा। कौन आता है? राव सिंहा। तो दोस्तों सबसे पहले शासक कौन बना? राव सिंहा। कहां से आया? कन्नौज से आया। कौन था? जयचंद गढ़वाल का पुत्र था। मोहम्मद गौरी के द्वारा किए गए आक्रमण से भयभीत होकर, कत्लेआम के आदेश से भयभीत होकर पाली आया और इसने पाली में, यानी पाली आकर पाली को अपना क्या बनाया? अपना केंद्र बनाया। क्या बनाया? अपना केंद्र बनाया। किसने? राव सिंहा ने। किसने? राव सिंहा ने। ये कब आया था? वैसे 1212 ईस्वी में आया था, जिसने मारवाड़ के सरदारों और सामंतों की अजमेर और अलवर के मेर और मीणा जनजाति के लोगों से रक्षा की थी। इसलिए मारवाड़ के सामंतों और सरदारों ने राव सिंहा को मारवाड़ में ही रहने के लिए कहा था। तभी हम ये कह सकते हैं कि राव सिंहा के द्वारा मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की गई थी। यानी राठौड़ों की सत्ता किसने स्थापित की राजपूताना में? राव सिंहा ने। किसने स्थापित की? राव सिंहा ने। तो राठौड़ों की सत्ता इसने कब स्थापित की है, यह भी आपको पता होना चाहिए। देखो राव सिंहा ने 1240 ईस्वी में पाली में राठौड़ सत्ता की स्थापना की। किसकी स्थापना की? राठौड़ सत्ता की स्थापना की। किसने? राव सिंहा ने। आए तो ये कब थे? 1212 ईस्वी के आसपास। लेकिन इन्होंने राठौड़ सत्ता की स्थापना कब की? 1240 ईस्वी में। अब जो व्यक्ति सबसे पहले किसी वंश की स्थापना करता है तो उसे उस वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष या मूल पुरुष। तो राव सिंहा को राठौड़ों का क्या कहते हैं? राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। किसको? राव सिंहा को। इन्होंने राठौड़ सत्ता की स्थापना करने के बाद अपनी राजधानी खेड़ा, यानी खेड़ा कहां? बालोतरा में। खेड़ा बालोतरा को अपनी राजधानी बनाया। किसने? राव सिंहा ने अपनी राजधानी बनाया। किसने? राव सिंहा ने। और 1273 ईस्वी में पाली के बिट्ठू नामक गांव में, कौन से गांव में? बिट्ठू नामक गांव में राव सिंहा है गायों की रक्षा करते हुए। किसकी रक्षा करते हुए? गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वीर गति को प्राप्त हो गए और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। यहीं पर इनका स्मारक बना हुआ है। किसका? राव सिंहा का। कहां पर? पाली के बिट्ठू नामक गांव में ही। तो इनकी मुख्य उपलब्धि क्या है? इन्होंने पाली को अपना केंद्र बनाया। 1240 ईस्वी में इन्होंने राठौड़ सत्ता की स्थापना की। राठौड़ सत्ता की स्थापना करने के कारण इनको राठौड़ों का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने राठौड़ों सत्ता की स्थापना करने के बाद खेड़ा बालोतरा को अपनी राजधानी बनाया
और अंत में 1273 ईस्वी में पाली के बिट्ठू नामक गांव में गायों की रक्षा करते हुए राव सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, स्मारक बना हुआ है। इनका जो ये स्मारक बना हुआ है उस स्मारक से हमें इनकी पत्नी पार्वती सोलंकी की जानकारी प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर इनकी जो पत्नी पार्वती सोलंकी थी वह इनके साथ ही क्या हो गई थी, सती हो गई थी। यानी पार्वती सोलंकी जो इनकी पत्नी है उसकी जानकारी कहां से मिलती है, राव सिंह के स्मारक से मिलती है जो पाली के बिट्ठू नामक गांव में बना हुआ है। और ये पार्वती सोलंकी कौन थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। पार्वती सोलंकी कोल्लू नामक एक गांव है, इसको आप कोल्लू मंड भी कह सकते हैं, जो जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। यहां के एक सोलंकी सरदार थे, उनकी पुत्री थी, यानी कोल्लू मंड के सोलंकी सरदार की पुत्री थी। कौन? पार्वती सोलंकी। यह पत्नी किसकी थी? राव सिंह की। यही कोल्लू मंड में पाबूजी का चैत्र अमावस्या के दिन मेला लगता है। पाबूजी कौन है? पाबूजी राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। 5 पीर कौन है? रामदेव जी, पाबूजी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। 5 पीर कौन कौन से हैं राजस्थान के? रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, हड़बू जी और मेहा जी। पाबूजी का मेला कहां लगता है? कोल्लू मंड जोधपुर में लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। तो दोस्तों क्यों ना क्वेश्चन आज यहीं से ले लिया जाए। आप सभी ये बताएं कि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल पाबूजी के पिता का क्या नाम था? पाबूजी के पिता का क्या नाम था? आज का हमारा चैलेंज क्वेश्चन क्या है? पाबूजी के पिता का क्या नाम था? अब देखो दोस्तों, राव सिंह के बाद शासक कौन बनता है? राव सिंह के बाद दोस्तों शासक बनता है राव आसनाथ। कौन बनता है? राव आसनाथ। अब राव आसनाथ कौन है? देखो, राठौड़ शासकों में जो दूसरे शासक बने उनका नाम है राव आसनाथ। राव आसनाथ कौन था? आप सभी को यह भी पता होना चाहिए। राव आसनाथ मारवाड़ का एक ऐसा शासक हुआ है जिसे आस नहीं थी। यानी आसनाथ को क्या नहीं थी? आस नहीं थी, यानी पहले से ही इसको खुद पर विश्वास नहीं है तो क्या कुछ कर पाएगा। यानी आसनाथ को आस नहीं थी। इसकी केवल एक घटना याद करनी है कि 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ मारा जाता है। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का शासक था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। कौन? राव आसनाथ। एक ही बात याद रखनी है कि 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ मारा गया। कौन? राव आसनाथ। क्यों? क्योंकि आसनाथ को क्या नहीं थी? आस नहीं थी कि मैं इसके साथ युद्ध में जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहां का शासक था? दिल्ली का शासक था। ये वही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जिसने हमीर देव चौहान के समय रणथंबोर दुर्ग पर 2 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 2 बार आक्रमण किया था और दोनों बार आक्रमण करने के बाद असफल रहा। इसने रणथंबोर की कुंजी
जाहिन दुर्ग पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया और दोनों बार असफल रहने के कारण अंत में उसने जाते वक्त कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं, यानी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी मैं तो नहीं देता हूं। अरे बाल के बराबर मैं तो नहीं दिया तो फिर 2 बार आक्रमण क्यों किए, फिर क्यों जबरदस्ती रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई कर रहा था। वही बात है, जब हमें सफलता नहीं मिलती है तो तब हम अपनी असफलता को छिपाने के लिए बहाने बनाते हैं। ऐसा ही जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन होता क्या है, जलालुद्दीन खिलजी जब 2 बार असफल हो जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी जो उसका भतीजा वही जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और 1296 ईस्वी में स्वयं शासक बन जाता है। राव आसनाथ के बाद दोस्तों शासक बनते हैं राव दूहड़, जिनके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों यदि यह क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जहां तक संभव हो आप अपने व्हाट्सएप की डीपी पर अवश्य लगाएं ताकि बहुत से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।